ओके। तो देखिए ये मैं आपको एक बार डीएसएसबी का सिलेबस दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें रह गया है, उन पर हम लोग बातचीत आगामी क्लासेस में करेंगे आने वाले टाइम में। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन और पर्यावरणीय मुद्दे, बेसिकली ये आप चीज़ों आप लोगों का हो चुका है इसके अंतर्गत। ठीक है। समूह सिस्टम और धर्म का समाजशास्त्र ये नहीं हुआ है, बाकी औपचारिक और अनौपचारिक और बाल संरक्षण की संस्थाएं भी कंप्लीट हो चुकी हैं। सामाजिक संतुष्टि नहीं हुआ है। ठीक है। विवाह, रिश्तेदार, जाति प्रथा, जाति परिभाषा और सामाजिक गतिशीलता भी आपकी सोशल डायनेमिक प्रक्रिया भी आपकी हो चुकी है। ठीक है। मतलब आपका लगभग लगभग अगर कुछ रह गया है तो थोड़ा बहुत रह गया बस। पीड़ित विज्ञान, कानूनी अवधारणा, ये भी बहुत ही ईजी है, ये भी मैं आपको एक दिन में करवा दूंगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट है, केवल मेन मेन चीज़ें हैं बस उसके अंतर्गत। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ, देखो अभी हम लोग स्वास्थ्य नीतियों पर बात कर रहे थे तो वहाँ पर वृद्धों को लेकर बात किया था। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ हैं जहाँ पे महिलाएं भी शामिल रहेंगी, बच्चे भी शामिल रहेंगे, वृद्ध भी शामिल रहेंगे, किशोर यानी युवा भी इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। उनके लिए कुछ जो है नीतियाँ हैं, उन नीतियों पर बात करेंगे। मादक द्रव्यों का सेवन की रोकथाम वगैरह, व्यसन वगैरह, ये भी आपका रह गया है। ठीक है। और उसके बाद शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा और कौशल विकास भी आपको करवा देंगे। अब ये फैक्ट नहीं, यहाँ पे टोटली अवधारणा पर बेस्ड है। ठीक है। अवधारणा पर बेस्ड है। स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी आपको करवा दिया मैंने, बाकी सारा आपका यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है। सारा आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ रह नहीं गया है। तो मैंने अभी भी देखो जहाँ पे रेड पेन चलाया है ये आपके सिलेबस में रह गया है। ठीक है। मादक द्रव्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ और कानूनी अवधारणा, पीड़ित विज्ञान, और उसके बाद आपका सामाजिक संतुष्टि, और उसके बाद समूह सिस्टम और धर्म और समाज। ठीक है। तो ये इतने पॉइंट रह गए, लगभग मिला जुला के कुल 3 क्लासेस रह गई होंगी। ज़्यादा बता दिया मैंने, 3 क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासेस आपकी रह गई। छोटा छोटा टॉपिक है ये, ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो आज उसी के संबंध में मैं आप लोगों से डीएसएसबी का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है, क्या आप लोगों को पीडीएफ साफ दिखाई दे रही है ना? अपने फोन को घुमाइए और जूम करिए स्क्रीन को। हाँ, अगर साफ है तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना। तो अगर हिंदी इंग्लिश आप वहां पर देख भी सकते हो साइड साइड में। तो आज हम थोड़ा सा प्रश्न पर बात करेंगे। एक बार मैं ये जानना चाहता हूं कि अब थोड़ा प्रश्न करते हैं, तो वहां से अंतर्गत जो जो टॉपिक आपको मिलेगी रहने के लिए, उन टॉपिक पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो बड़े ध्यान से आप लोगों को इन चीज़ों को समझना है, फिर उसके बाद जवाब देना है आपको। तो मैं शुरुआत करता हूं प्रश्नों से, और हर एक प्रश्नों के बारे में आप लोगों से व्याख्या भी करूंगा। ठीक है। तो देखिए डीएसएसबी का ये क्वेश्चन पेपर, और ये पेपर बेसिकली 2019 में सोशल वेलफेयर ऑफिसर के आधार पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो वहाँ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस 2024 में भी डीएसएसबी में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो मैं 1 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ, सॉरी 1 से 100 तक के मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है। 100 क्वेश्चन स्किप कर दिया है, कारण ये है कि जनरल पार्ट से है ये। 100 क्वेश्चन पार्ट बी आपका पोस्ट स्पेसिफिक विषय से संबंधित है। तो इस पेपर में आप लोगों को समाजशास्त्र भी मिलेगा, इस पेपर में आपको अपराध शास्त्र से सवाल मिलेंगे, इस पेपर में आपको समाज शास्त्र के प्रश्न मिलेंगे, है ना, समाज शास्त्र के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। तो समाज कार्य, अपराध शास्त्र और समाज शास्त्र, इनसे आपके पेपर में सवाल मिलने वाले। तो पहला सवाल आज का, सर क्वेश्चन 100 आते हैं 200 आते हैं सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट में? स्पेसिफिक में आपके 100 आएंगे, 100 क्वेश्चन। नहीं सर 200 आएंगे। सर पहला पार्ट 100 का है, देन सेकंड पार्ट 200 का है। हाँ 300 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। 200 क्वेश्चन सर में पेपर सॉल्व करना तो मिल जाते एक बार थोड़ा सा जी सर सर मुझे प्लीज एक बार नेगेटिव मार्किंग वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मेरे को बहुत कंफ्यूजन है उसमें। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग में 1/4 है उसका,
वेलफेयर जो है वेलफेयर ऑफिसर की अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, है ना, तो इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4 कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन किया, ठीक है, इसके तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको कि भाई एक एक नंबर मिले हैं तो आपको 4 नंबर मिल गए। बाय द वे मान के चलिए कि आपने एक क्वेश्चन फिर गलत कर दिया, एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, जब 5वां क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो इन जो 3 में से निकले हैं ना आपकी 4 सही, यहाँ पे जो 4 सही थे ना, इनमें से आपका 4 नंबर में से 1/4 आपका कट जाएगा, नंबर माइनस हो जाएगा 4 में से। ये नेगेटिव मार्किंग है। यानी एक नंबर कट जाएगा सर इसमें से? एक नंबर नहीं, 1/4 है, 1/4 है, यानी 25%, 25 0.25 नंबर कटेंगे आपके, यही ना सर 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर जाएगा। हाँ, अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो मान लीजिए 0.25 नंबर बता रहा था मैं, तो आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर गए आपके। अब तो समझे अभी भी? जी सर समझ गए सर, समझ गए। 4 क्वेश्चन गलत है तो उसमें से 1 नंबर कटेगा हमारा। हाँ, अगर 4 गलत हो गए फिर तो 4, अब हमने तो एक बताया ना गलत करने पर, एक गलत पे 0.25 कटेगा ना फिर। जी सर। सर इसका पेपर मार्च में तो होगा नहीं शायद? जी सर इसका पेपर मार्च में तो होगा नहीं हमारा DSSS वाला? नहीं, DSSB का पेपर मार्च में होने की पूरी संभावनाएं नहीं है, इसे फिनिश कर दिया गया है ना, इसको हटा दिया, अप्रैल में जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान सुनिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि आप लोगों को जो है 5 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, है ना, इसका मतलब एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन है, आप कह सकते हो 5 पार्ट हुए तो 100 क्वेश्चन हो गए, है ना। जी सर। 200 क्वेश्चन आपके जो मिलेंगे वो सेक्शन सेकंड से मिलेंगे। पीजी डिग्री सोशल वर्क से रिलेटेड रहेगा, एमए सोशोलॉजी से रिलेटेड होगा, और अपराध शास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट होगा सेकंड पार्ट में, वो सेकंड पार्ट में रहेगा। तो इससे जो है सवाल आपकी परीक्षा में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया तो बता दीजिए, फिर मैं आगे लेके चलूँ आप लोगों का। सर वो टाइमिंग कितना, 3 ही घंटे मिलेगा या एक्स्ट्रा भी हाँ, मिलता है थोड़ा? 3 घंटे, लाइक 3 घंटे, 3 घंटे, 3 ही घंटे रहता है पूनम जी। 3 घंटे मिलेंगे कैटेगरी में भी सर? कैटेगरी सब में, सब बिल्कुल में। बिल्कुल, कैटेगरीज में भी आपको 3 ही घंटे का समय मिलेगा मैडम, ठीक है, ओके सर। 3 घंटे। 300 क्वेश्चन है सर, 3 ही घंटे मिलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 3 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। क्लियर रहेगा? अभी बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर क्लियर है। चलो अब देखो क्वेश्चन देखो, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ये सवाल आपके सामने दिया गया है, ध्यान सुनिएगा। कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो नाम क्या आना चाहिए? एमिल दुर्खिम का आना चाहिए। किसका आना चाहिए? एमिल दुर्खिम का सर। दुर्खिम का। आपको मैं बता दूं, एमिल दुर्खिम महोदय बहुत ही फेमस पर्सन, जो इन्होंने धर्म का एक सामाजिक संस्था बताया। धर्म को क्या बताया था? एक सामाजिक संस्था बताया था, जो मानव मस्तिष्क को सार्थक बनाता है, जो मानव मस्तिष्क को क्या बनाता है? सार्थक बनाता है। और इनके अंतर्गत मैंने आप लोगों से पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सुसाइड सन 1897, द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी 1893, है ना, मैंने ये आपको पढ़ा चुका हूँ। द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल की बात सन 1895, है ना। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ 1912, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ये शब्द जो रिलेट कराते हैं वो एमिल दुर्खिम रिलेट कराते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन जो जाएगा वो आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट रहेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किंग्सले डेविस महोदय भी हैं,
तो किंग्सले डेविस महोदय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक अमेरिकी समाजशास्त्री और जनसांख्यिकी विद्वान रहे हैं। इनके संबंध में अगर हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो इन्होंने सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की बात किया था। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सन 1993 में जिक्र किया था। ह्यूमन सोसाइटी किसने बताया है? ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही फेमस पुस्तक 1949 में बताया था इन्होंने। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में किसने जिक्र किया? किंग्सले डेविस महोदय ने। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जो मेन चीज़ें हैं उनको आप देखते चलिए। और इसके अंतर्गत किंग्सले डेविस को किसके लिए जाना जाता है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। जो पारिवारिक रिश्तों और जनसांख्यिकी पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते और जनसांख्यिकी पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सामाजिक संगठन और पुरुष यौन ईर्ष्या की खोज के माध्यम से समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है किंग्सले डेविस ने। क्लियर है? बताइए एक बार किंग्सले डेविस का। जी सर। हाँ, यहाँ आपको मैं इस चीज़ को जितनी बार इन लोगों के नाम आएंगे को पेपर में उतनी बार मैं आप लोगों से इनके बारे में जिक्र करूँगा। वहीं बात करता हूँ समाजशास्त्र की एक परिभाषा में हेनरी फेयरचाइल्ड के बारे में। तो इनका कहना था, एक परिभाषा था जिस तरीके से इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया तो वो दुर्खिम थे। अगर किसी ने कहा कि एक दूसरे के संबंध में पुरुष और उसके मानव पर्यावरण का अध्ययन, एक दूसरे के संबंध में मनुष्य और उनके मानव पर्यावरण का अध्ययन, तो नाम आता है हेनरी फेयरचाइल्ड का। नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग। क्या मैं नोट कर दूं कि आप लोग करोगे? बताओ। सर नोट करवा दीजिए। चलो अच्छा, तो फिर मैं नोट भी करवा देता हूँ इस साइड में। ठीक है, हेनरी फेयर चाइल्ड का नाम। ठीक है, एक दूसरे के संबंध में मनुष्य और उसके मानव पर्यावरण का अध्ययन है। स्पष्ट हो गया? बताइए, क्लियर हो? जी सर। चलो, उसके बाद नाम एक आता है मार्शल। किसका नाम आता है? मार्शल जोन्स का नाम आता है। किसका नाम? मार्शल जोन्स का नाम आता है। मार्शल जोन्स की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में इस महोदय ने, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इन्होंने बताया है रिसर्च में तकनीक के बारे में। मार्शल जोन्स महोदय किस में आते हैं? सोशोलॉजी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा रिसर्च के अंतर्गत इनका नाम हमें देखने को मिलता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी कॉलेज कोर्सेस के बारे में किसी ने अगर जिक्र किया तो मार्शल महोदय ने। और अगर मैं आपसे बात करूं, इन्होंने एक परिभाषा लिखा है। क्या मैं यहाँ पर नोट भी करना चाहूँगा इनके संबंध में भी, आप नोट करिएगा। मार्शल जोन्स, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा है द स्टडी, अभी बता रहा हूँ इसके बारे में भी, ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन, ये इनकी एक डेफिनेशन है। और इनका कहने का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? इनका मीनिंग बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? क्या इसका मीनिंग बनेगा?
इन्होंने किस तरीके से डेफिनेशन इस परिप्रेक्ष्य में दिया है? प्लीज, अरे भाई बताइए, रिलेशनशिप यानी रिश्तों की बात किया इन्होंने। यस सर। इन्होंने, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने रिश्तों की बात किया है, और किस संबंध में रिश्तों पर बात किया है, इस चीज को भी जान लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य से पुरुष संबंध का अध्ययन, मनुष्य से पुरुष संबंध का अध्ययन किसने किया, बताइए जरा, बोलिए। मार्शल मार्शल जॉन। जॉन ने। हाँ, मार्शल जोन्स ने किया है भाई। इसी तरीके से चीज़ों को समझते चलिए, क्योंकि कभी कभी ये जो शब्द है आपको इंग्लिश में भी आ सकता है, ठीक है। यूजीसी नेट सोशोलॉजी में ये आया हुआ सवाल है, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 102। शब्द अपराध शास्त्र पहली बार 1885 में किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज बताइए। राफेल गारफेलो। सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? सर यही डी सर। गारफेलो का नाम, रॉबर्ट गारफेलो। गारफेलो। हाँ, क्या नाम आएगा। और यहाँ आपने जो जवाब दिया है मुझे, ये सत्य जवाब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, है ना। अपराध शास्त्र कानून, प्रवर्तक और आपराधिक न्याय प्रणाली का अध्ययन। आपराधिक न्याय में कैरियर तलाशने वाला व्यक्ति संभवतः सबसे पहले अपराध विज्ञान की डिग्री हासिल करना चाहेगा। उसी के संबंध में शब्द अपराध शास्त्र को पहली बार 1885 में अगर हम बात करते हैं तो राफेल गारफेलो महोदय ने, इटालियन कानून के प्रोफेसर थे, जो है राफेल, इन्हीं के द्वारा क्रिमिनोलॉजी के रूप में गढ़ा गया शब्द को। बाद में फ्रांसिस मनोविज्ञानी, अगर हम बात करें टोपिनार्ड के समान शब्द क्रिमिनोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। तो टोपिनार्ड का नाम अगर पूछता है तो टोपिनार्ड ने कब किया था? सन 1800, नोट कर लीजिएगा इनके बारे में भी। टोपिनार्ड महोदय ने अपराध शास्त्र कब गढ़ा था? 1870 सॉरी, इन्होंने कार्य किया था 1879 में, कार्य किया था, गढ़ा नहीं था, कार्य किया था, ठीक है, कार्य इन्होंने किया था, इस पर इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। अपराध विज्ञान की पहली बार अमेरिकी पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित किसने प्रकाशित किया? अपराध विज्ञान की पहली पुस्तक, अपराध विज्ञान की पहली, ठीक है, पहली अमेरिकी पाठ्य पुस्तक, अमेरिकी पाठ्य पुस्तक 1920 में। समाजशास्त्री क्या नाम था? मॉरिस पारमली, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट या पॉइंट आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर रहेगा यहाँ पे? एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। इनके अंतर्गत आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक ऑप्शन आता है हेंस आइसेक का नाम, इनका पूरा नाम हेंस जर्गेन आइसेंक नाम है। जर्मन के मूल ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हैं ये। व्यावसायिक कैरियर यानी व्यावसायिक क्रियाओं पर इन्होंने जिक्र किया है। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट महोदय हैं। तो इन्होंने डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया है। क्या नोट कर दूं इन सब के बारे में कि इस तरीके से बोल दूं? बता दीजिए आप लोग। हाँ जी सर। सर नोट कर दीजिए। अच्छा जी, देखो, अगर हम बात करते हैं, एक ऑप्शन हमने अभी भी जिक्र किया है, उनका क्या नाम था? हेंस आइसेंक के बारे में, ठीक है। हेंस महोदय ने
इन्होंने जिक्र किया है व्यक्तित्व के आयाम, व्यक्तित्व के आयाम के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कब जिक्र किया था? तो 1947 में जिक्र किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का जैविक आधार। व्यक्तित्व के जैविक आधार पर इन्होंने जिक्र किया था। और कब जिक्र किया था? तो 1967 में जिक्र किया था। ठीक है, और एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मानव व्यक्तित्व की संरचना के बारे में बताया था इन्होंने, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व की संरचना के बारे में जिक्र किया था। और इन्होंने जिक्र किया था ये कॉन्सेप्ट लगभग 1952 में। ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के। क्राइम एंड पर्सनालिटी के बारे में भी बात किया इन्होंने, क्योंकि क्राइम के टॉपिक में आए हुए, तो क्राइम में भी इन्होंने का नाम आता है। तो क्राइम एंड पर्सनालिटी पर इनका नाम आता है, और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था सन 1964 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाली। ठीक है, तो यहाँ जिक्र करते हैं, किसका नाम आता है? ब्रिटिश के विद्वान हेंस आइसेंक महोदय के बारे में। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? नोट कर लिया आप लोगों ने? स्पष्ट करिएगा। जी सर। जी सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है हेनरिको फेरी का नाम। किसका नाम आता है? जो है एनरिको फेनी। देखो, इनको एनरिको भी कहा जाता है या हेनरिको भी नाम लिया जाता है इनका। ये इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। कौन है ये इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो अभी हमारे पास टाइम है, मैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ, तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेनरिक फेरी के बारे में, कहाँ के ये हैं? तो इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, यानी एक प्रकार से अपराध शास्त्र के रूप में ये जाने जाते हैं, अपराध विज्ञान समाजवादी के रूप में ये जाने जाते हैं, है ना। और इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के संस्थापक कौन है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एनरिक फेरी का नाम नहीं आता है, फिर सिजारे का नाम आता है। सिजारे एक विद्वान है जो क्रिमिनोलॉजी के बेसिकली क्या कहे जाते हैं, वो उनके जनक कहे जाते हैं, ये उनके जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इन संबंध में आपको ध्यान रखना है। बट इनका कॉन्सेप्ट किन किन चीज़ों से रिलेट होता है, तो इसको आप ध्यान सुनिएगा। क्रिमिनल सोशियोलॉजी में इनका नाम पहले आता है। क्रिमिनल सोशियोलॉजी में इनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, और सन 1892 में इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में भी इनका नाम हमें देखने को मिलता है, मतलब सकारात्मक। ठीक है, स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का नाम आता है। और ये भी नाम अगर हम जिक्र करते हैं तो सन 1913 में हमें देखने को मिलता है इनका नाम। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये 2 ही इनका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस रहा है। इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे इनके संबंध में। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर, कर लिया। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। अभी एक ऑप्शन और बच रहा है, जर्मी बेथम का नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मी बेथम, जो ऑप्शन डी में है ना। अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, जर्मी बेथम के बारे में, मैंने यूजीसी नेट के स्टूडेंटों को इनके बारे में पढ़ाया भी है, जर्मी बेथम के बारे में। और इनका अगर हम जिक्र करते हैं, फिलोसोफर महोदय, ये इंग्लिश के फिलोसोफर हैं, इंग्लिश के क्या है, ये फिलोसोफर महोदय हैं और बहुत ही फेमस पर्सन। तो इनका अगर हम बात करते हैं, नैतिकता और विधान से संबंधित सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो आप ये कह सकते हो कि इनका अगर कॉन्सेप्ट परीक्षा में पूछता भी है तो आप क्या नाम आएगा? वो आएगा एन इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड, ठीक है, लेजिस्लेशन
का नाम आता है जर्मी बेथम का, और सन 1789 में जिक्र इनका नाम किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो सरकार का एक टुकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है, फ्रैगमेंट आप कह सकते हो, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, जर्मी बेथम, और ये जिक्र सन 1776 में इनका नाम हमें देखने को मिलता है ना। तो ये इनका इन दो चीज़ों को ध्यान रखना है। ये इंग्लैंड का एक न्यायविद, दार्शनिक और विधिक एवं सामाजिक सुधारक रहे हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का कट्टर विरोधी थे। ठीक है, कट्टर विरोधी के रूप में ये जाने जाते हैं। किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने का निर्णय, किसी कार्य के, मैं इनका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने का निर्णय उसके परिमाणों या सामाजिक प्रभावों पर आधारित है। ये उनका बेसिकली सिद्धांत के अंतर्गत कही गई बातें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। डिफेंस ऑफ, एक बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यूजरी, डिफेंस ऑफ यूजरी 1787 में इन्होंने जिक्र किया था। मैं यहाँ पे नोट कर देना चाहूँगा ये भी, डिफेंस ऑफ या ऑव यूजरी सन 1787 में इन्होंने गरीब संबंधी कानून को लेकर जहाँ जिक्र किया गया था पुअर लॉ में, उसी को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिया था इन्होंने डिफेंस ऑफ यूजरी में, डिफेंस ऑफ यूजरी में। ठीक है, तो ये नाम आता है जर्मी बेथम महोदय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आपका 102 का सही जवाब रफेल गैरफेलो होंगे, जो अपराध शास्त्र का पहली बार इन्होंने 1885 में जिक्र किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 103 के बारे में, देखिए इधर इंग्लिश भी है, आप इंग्लिश भी देख सकते हो, है ना। आप लोग वीडियो देखना, अगर वहाँ पे अगर क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो मैं नेक्स्ट जो क्लास लूँगा आप लोगों की वो एक तरफ कर दूंगा, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। तो एक बार जरा ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास है जो अवचेतन बलों पर दिए गए आकार के रूप में देखता है, जो मानव व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। क्या वो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, या मनोसामाजिक दृष्टिकोण है, या व्यवहारात्मक दृष्टिकोण है, या वो जैविक दृष्टिकोण है। सही ऑप्शन आपको चुनाव करना है। 103 का सही जवाब क्या होना चाहिए? मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। जी सर, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ओके, यहाँ आपने जो जवाब दिया है वो फ्राइडियन मोटिवेशन एक थ्योरी है, नाम सुना होगा, फ्राइडियन मोटिवेशन थ्योरी। सिगमंड फ्राइड। सर हाँ, सिगमंड फ्रॉइड। फ्राइडियन मोटिवेशन थ्योरी नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फ्राइड के द्वारा वहाँ पर बेसिकली अचेतन मन और उसके सिद्धांतों को लेकर इन्होंने जिक्र किया है ना। तो कहने का जो तात्पर्य रहा है यहाँ पर कि यह दिमाग का एक हिस्सा है जो जैविक प्रवृत्ति, मानवीय प्रेरणाओं, विचारों, भावनाओं और यादों से बना हुआ है। अचेतन मन यादें या विवरण छुपाता है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। बेसिकली अचेतन मन है क्या? अचेतन मन को मन के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की प्रेरणाओं, भावनाओं, विचारों और यादों को उनकी सचेत जागरूकता से बाहर संग्रहित करता है। वही अचेतन मन है, वही अचेतन मन है। अचेतन मन, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि किसी व्यक्ति की चेतन अनुभूति के बाहर, मैं बार बार बोल रहा हूं बाहर, क्योंकि यूजीसी नेट में सवाल पूछा भी गया था कि निम्न में कौन सा बाहर है, तो वो बाहर था अचेतन मन ही। तो अचेतन मन को किसी व्यक्ति की चेतन अनुभूति से बाहर, और वो किससे था बाहर? चेतन से, जहां भावनाओं, यादों
विचारों के भंडारण के रूप में स्थापित किया जाता है, जबकि फ्रायड ने अचेतन मन की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया था, लेकिन वह अचेतन मन के विचार के साथ नहीं आया। इसलिए फ्रायड महोदय ने अपने अध्ययन में ईद, ईगो, सुपर ईगो के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, है ना। तो ईड फ्रायड की सबसे पहली अवस्था भी एक प्रकार से आप कह लीजिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कह लीजिए आता है, जिन्होंने कहा कि हिस्से के रूप में वर्णित है जो आक्रामक ड्राइव या यौन इच्छाएं या छिपी या बेहोश यादें शामिल होती हैं, जो नवजात बच्चों में या दिमाग का एक हिस्सा प्रभावशाली होता है, वो बेसिकली ईद होता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं ईद के अंतर्गत। उसी तरीके से ईगो है, संतुलित करता है एक प्रकार की क्रियाओं को। सुपर ईगो की बात करते हैं तो जहां सामाजिकता का भाव रिप्रेजेंट होता है, वो सुपर ईगो को प्रदर्शित कर देता है। इस तरीके से आपको इनके अंतर्गत ध्यान रखना पड़ेगा। जो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वो सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कितनी अवस्थाओं में है, ये सवाल पूछा जाता। जो है साइको एनालिटिक थ्योरी आती है, उस थ्योरी के अंतर्गत स्टेप भी कभी कभी पूछता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं उसमें जिक्र किया गया है फ्रायड के द्वारा, प्लीज। अवस्थाएं बता सकते हो भाई, मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसे शांत मत बैठिए। गुदावस्था, शैशवावस्था। सही जवाब। यहाँ पे आपने जब नाम बताया तो क्रम में बताइए। एक है मुखावस्था, दूसरा है गुदावस्था, तीसरा है लिंग प्रधानता अवस्था जिसको आप लोग फैलिक स्टेज कहते हैं, एक लेटेंसी अवस्था है जिसको आप लोग अव्यक्ता अवस्था बोलते हैं, और एक होता है जनेंद्रिया अवस्था जिसको आप लोग जेनिटल स्टेज का नाम देते हैं। ठीक है, ये 5 अवस्थाओं को इन्होंने क्रम में बताया है। ठीक है, देखिए पहली अवस्था जो है वो बेसिकली 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अवस्था होती है, और इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र जो होता है वो मुख होता है। लिबिडो का मतलब क्या होता है? लिबिडो काम शक्ति को कहते हैं, जिसमें सुख की अनुभूति होती है। फ्रायड ने कहा कि अपने सिद्धांत में प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को ही लिबिडो उसी को बोल दिया इसने। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने यहाँ पर व्यक्ति के अंतर्गत जो है कहा कि व्यक्ति के अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल होते हैं जिनके 3 साधन होते हैं, और उन 3 साधन का नाम में ईद बताया, और एक ईगो बताया, और एक सुपर ईगो बताया। आप सभी लोग जानते हो ईद के बारे में। ईद अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। ईद किससे जुड़ा हुआ है? अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। पशु प्रवृत्ति किस में आती है? पशु की प्रवृत्ति ईद में आता है कि नहीं? बताइए। ईगो की बात तो ईगो बुद्धि, चेतना, तार्किकता से होती है। ईगो किससे होती है? बुद्धि से होती है। और किससे होती है? तार्किकता से होती है कि नहीं? चेतना से होती है। किससे होती है? चेतना से होती है। तो यह बेसिकली ईगो जो है अर्ध चेतन से जुड़ा हुआ है। ईगो किससे जुड़ा हुआ है? अर्ध चेतन से जुड़ा हुआ है। आपको बता दे, मानवतावादी प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? तो मानवतावादी प्रवृत्ति ईगो में पाई जाती है। सुपर ईगो, जिसको परा अहम कहते हो, आदर्शवाद, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो वो सुपर ईगो कहा जाता है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चेतन मन से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति में सुपर ईगो अधिक होता है वह बुरे विचारों से दूर रहता है। तो बताइए, देवत्व की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? देवत्व की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? तो आप क्या बताते हो? बताइए। सुपर ईगो बताते हो। सुपर ईगो बताते हो। क्लियर है कि नहीं? बताइए। अकारात्मक मॉडल, जहां आपने पढ़ा है सिगमंड फ्रायड में ही एक शब्द चेतन, जिसको आप चेतन मन कहते हो, एक पढ़ा है आपने अर्धचेतन, एक आपने पढ़ा है अचेतन। 3 शब्दों को आपने ये भी पढ़ा है, जो बेसिकली चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था को बोलते हैं। अर्धचेतन, जब चेतन और अचेतन दोनों, जब चेतन और अचेतन दोनों, मतलब चेतन और अचेतन दोनों अर्धचेतन में शून्य की अवस्था में होता है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं। जब थोड़ा बहुत जोर देते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? अर्धचेतन कहलाती है।
जब हम बात करते हैं चेतन मन की, तो अपने अचेतन मन, मस्तिष्क की वह अवस्था होती है जिसमें दुखी, दबी हुई इच्छाएं, कटु भावनाएं आदि देखने को मिलती है। वो रिप्रेजेंट करती है किसको? अचेतन मन को। तो ये चीजें थी जो सिगमंड फ्राइड के अंतर्गत रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक बार स्पष्ट करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत में आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चनों को आप जो है ज़्यादा प्रेशर डालें माइंड पे, लेकिन आने वाले टाइम में आपसे मैं करवाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपसे कर दे रहा हूँ ताकि आप समझे रहिए कि ये चीज़ें जो है परीक्षाओं में हम लोगों से पूछे जा सकते हैं इन पार्ट से। उसके बाद आपने नाम सुना होगा मनोसामाजिक परिप्रेक्ष्य। जैसे आपको दिखाएं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको मनोसामाजिक परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण, तो आप इसे क्या बोलते हो? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हो। साइकोलॉजिकल यानी मनोसामाजिक, और सोशल कहने का मतलब समाज और मनोविज्ञान और सामाजिक के दो अवधारणाएं इसको जोड़ती हैं। जब मनोविज्ञान का संदर्भ हमारी भावनाओं से जुड़ जाए, हम कैसे सोचते हैं, हमारी स्मृति और निर्णय लेने में हमारी क्षमता, तो वो मनोविज्ञान को रिलेट कराती है। जब हम समाज के संदर्भ में परिवार, दोस्त, समुदाय के साथ हमारे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? समाज कहलाती है। उन्हीं दोनों को मिला के बोल दीजिए तो वो क्या कहलाती है? मनोसामाजिक दृष्टिकोण कहलाती है। ठीक है, बात समझ में पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? आपने भावनाओं, सामाजिक, आध्यात्मिक ज़रूरतों को आपने ध्यान में रखा, फिर आपने कुछ बीमारी, रोगों, विचार, भावनाओं, मनोदशा, विश्वास, मुकाबला करने के तरीके, परिवार, दोस्त, सहकर्मी के साथ संबंध को भी जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाता है? मनोसामाजिक दृष्टिकोण कहलाता है। एक लाइन में कोई पूछे कि मनोसामाजिक दृष्टिकोण क्या होता है, तो क्या बताइएगा कि अंतर्वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बीच संबंध को शामिल जो करता है वही मनोसामाजिक दृष्टिकोण कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बीच का संबंध को जो शामिल होता है उसी को कहा जाता है मनोसामाजिक दृष्टिकोण। याद रखिएगा, ये कहीं आप ये मत सोच लीजिएगा कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। ठीक है, ऑप्शन क्या चला जाएगा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट को रिलेट करा सकते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार स्पष्ट करिए, क्या कहते हो? क्लियर है? हेलो? जी सर। चलो ठीक है। हाँ, अगर थ्योरी आ जाता पर्सपेक्टिव की जगह तब एरिक एरिक्सन के बारे में सोच सकते थे आप, है कि नहीं? अगर थ्योरी आता तभी तो सोच सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं भावनात्मक दृष्टिकोण के बारे में। देखो, हम जिस से व्यवहार करते हैं और सीखते हैं उसे पर्यावरण के साथ हमारी बातचीत के माध्यम से समझा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? व्यवहारात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। हम जिस तरह से व्यवहार करेंगे और सीखते हैं उसे पर्यावरण के साथ हमारी बातचीत के माध्यम से समझाया जा सकता है। हमारे कार्य हमेशा उत्तेजनाओं की प्रतिक्रियाएं होते हैं जो या तो स्वाभाविक रूप से होते हैं या तो सीखी हुई प्रतिक्रिया के कारण होते हैं। तो इसलिए व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट इस तरीके से करता है। अगर कोई पूछे कि बताइए व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तो आप कहिएगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको यहाँ पे मनोविज्ञान के आधार पर ही सवाल पूछा गया है, इसलिए आप उसी का दृष्टिकोण पहले बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बताता है कि विकास को समझने की कुंजी पर्यावरण में अवलोकन योग्य व्यवहार और बाहरी उत्तेजनाएं हैं, वही कहलाती है व्यवहारात्मक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है मेरी? अब बताइए, हेलो क्लियर है? गाइज, क्या आपको आवाज आ रही है सर की? मेरी आवाज तो अब जानी चाहिए। हाँ अब आ रही है सर। हाँ, ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर जब हम बात करते हैं तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यवहारात्मक के अंतर्गत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? तो नाम क्या लगाते हो आप लोग? जेबी वॉटसन का नाम। किसका नाम? जेबी वॉटसन का नाम। ठीक है, 1913 में साइकोलॉजिकल एज द बिहेवियरलिस्ट यूज इट, एक किताब थी, उसको इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हम लोग जिसको बोलते हैं जैविक परिप्रेक्ष्य। जैविक परिप्रेक्ष्य का अगर कोई पूछता है इसका मतलब क्या है? पशु और मानव व्यवहार के भौतिक आधार का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक मुद्दों को देखने का एक तरीका होता है। क्या? पशु और मानव व्यवहार के
भौतिक आधार का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक मुद्दों को देखने का एक तरीका होता है, वही कहलाता है जैविक दृष्टिकोण। ठीक है, क्लियर रहेगा? प्लीज बताइएगा। जी सर। चलिए अगला सवाल पे हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपके सामने कहता है कि जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? आसान सा सवाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बता भी पाओगे मुझे। और जीएस घुर्रे। घुरिए। जीएस घुरे सर। जीएस घुरई का नाम आता है। सही जवाब। यहाँ पर घुरई महोदय ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू के रूप में कहा था, जीएस घुरई महोदय ने। ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। जीएस घुरई के बारे में मैंने देखो पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, थे, जिनका मानना था कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे और उन्हें मुख्य धारा के हिंदू समाज में शामिल करने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि जनजातीय जीवन शैली आदिम थी और उन्हें शिक्षा और हिंदू संस्कृति के संपर्क के माध्यम से आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में अगर किसी ने बात किया है तो उनका नाम आता है जीएस घुरई। और जीएस घुरई का नाम मैंने आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाया भी है, अच्छे से पढ़ाया भी नहीं पढ़ाया? बताइए, पढ़ाया है? जी सर। जी सर पढ़ाया है। गोविंद सदाशिव घुरई का कॉन्सेप्ट क्या क्या था, आप उन चीज़ों को भी चाहो तो यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी। आपने पढ़ा है कास्ट एंड रेस इन इंडिया कब? 1932 में। आपने यहाँ तक कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो 1961 में इन्होंने जिक्र किया है। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर लेता हूं अगर मैं आप लोगों से, तब भी आप कहते हैं कि यह प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है, तो आप नाम लगाते हैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो आप नाम लगाते हैं 1963 में जीएस घुरई महोदय के बारे में। सिटी एंड सिविलाइजेशन के बारे में बात करता हूं अगर मैं, है ना, किसके बारे में बताइए? सिटीज एंड सिविलाइजेशन के बारे में, तब भी नाम आप 1962 में नाम लगाते हो किसका? गोविंद सदाशिव घुरई का नाम, जिसे आप जीएस घुरई कहते हो। क्लियर रहेगा? इनके बारे में बता दीजिए एक बार। जी सर। याद रखिए, भारतीय शिक्षाविद के रूप में ये भी जाने जाते हैं। भारतीय समाजशास्त्री हैं ये, और इनका जो है समाजशास्त्र के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इनको बारे में आप जरूर ध्यान रखें, हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाएं। ठीक है, आगे बात करता हूँ। इन्होंने एक इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य यानी सिद्धांत के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आप कह सकते हो, जहाँ पे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के आधार पे भारतीय परंपराओं के सम्मान के साथ जोड़ा था। तो उन में भी इनका नाम हमें देखने को मिलता है कि नहीं? आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक नाम आप और देख रहे हैं, ऑप्शन पहले को अगर हम बात करें तो बी एल्विन का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। जानते हैं आप बी एल्विन कौन थे? प्लीज, बी एल्विन का नाम समाजशास्त्र में एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एथनो अगर हम बात करें एथनोलॉजिस्ट के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, इनका जो अवधारणाएं थी अगर हम बात करते हैं, मैं एक बार नाम यहाँ पे नोट कर दूं, इनके बारे में भी बता दूं, 2-4 शब्द बताइए। बता दीजिए सर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वेरियर, इनका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं तो वेरियर एल्विन महोदय, इन्होंने जिक्र किया था द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ, ठीक है, अपने ही नाम पर
वेरियर एल्विन एक पुस्तक लिखा और इस किताब को सन 1964 में जिक्र किया, जो अंग्रेजी भाषा में विख्यात थी। ठीक है, वेरियर एल्विन द्वारा रचित थी, एक आत्मकथा थी, उनकी एक आत्मकथा थी जो प्रस्तुत की गई थी। द बैगा करके एक किताब लिखा इन्होंने, द बैगा एक बुक लिखा और इन्होंने बैगा जनजाति होती है जो मध्य भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक मानी जाती है। इसकी एक लंबी परंपरा है और इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था सन 1939 में, द बैगा करके। वेरियर एल्विन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट इनका एक कॉन्सेप्ट और आया था जो द मूरिया करके, द मूरिया एंड दियर घुटूल और वेरियर एल्विन द्वारा इन्होंने मूरिया घुटूल गांव के छात्रावास बस्तर में के मूरिया के स्नातक हाल पर केंद्रित था और इन्होंने उसमें कुछ गांव वगैरह के बारे में जिक्र किया था और यह प्रक्रिया सन 1947 में आया था। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं, मैं चाहूँगा कि इनके संबंध में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अगर हम जिक्र करते हैं यहाँ पर तो वो J.H. हट्टन का नाम आता है। J.H. हट्टन, जानते हैं इनका पूरा नाम क्या है? प्लीज़ बताइए अगर पता है तो। चलिए, जॉन हेनरी हट्टन। ये जॉन हेनरी हट्टन ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान एक अंग्रेजी में मनोविज्ञानी और भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाने गए। मैं आपको बता दूं कि इनका जो कॉन्सेप्ट रहा एंथ्रोपोलॉजिस्ट में रहा है और इनके अंतर्गत इन्होंने द अमांगी नागोसो करके या नागाश करके एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो आप नोट कर सकते हैं, अंगामी नागोश या नागाश भी आप बोल सकते हैं। तो ये जॉन हेनरी हट्टन महोदय द्वारा कॉन्सेप्ट आया जो शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करती थी। ये किताब, उसमें टोटल शारीरिक विशेषताओं के बारे में जिक्र किया गया था। सन 1921 में इन्होंने बताया था इसके बारे में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो द सेमा नागस करके इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा, द सेमा नागस करके कॉन्सेप्ट लिखा जॉन हेनरी हट्टन महोदय ने, जो नागालैंड के सेमा लोगों का मानव शास्त्रीय अध्ययन किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे तो जाहिर सी बात है मानव शास्त्र से संबंधित होगा। तो नागालैंड के सेमा लोगों का मानव शास्त्र में अध्ययन करना सन 1921 में ही ये जिक्र किया इन्होंने। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक और आप ध्यान रखिएगा, कास्ट इन इंडिया के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो इसकी प्रकृति, कार्य और उत्पत्ति और अन्य संस्करणों के लिए जो है कैटलॉग के बारे में जिक्र करके उन्होंने रिप्रेजेंट किया कास्ट इन इंडिया सन 1963 में, 1963 तक। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि इसको आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, स्पष्ट रहेगा? जी सर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और विद्वान का नाम, जिसको आप अगर हम बात करते हैं तो S.C. दुबे का नाम आता है। S.C. दुबे बड़े फेमस पर्सन हैं, मैं चाहता हूं कि इनके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, है ना। S.C. दुबे के बारे में भी, तो S.C. दुबे महोदय ने क्या चीज़ें बताई हैं उनको भी सुन लीजिए थोड़ा सा। S.C. दुबे, इनका नाम क्या है? श्याम चरण दुबे। ठीक है, श्याम चरण दुबे।
इंडियन एंथ्रोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट हैं, मानवशास्त्री और समाजशास्त्री ये विद्वान रहे हैं। ये श्यामाचरण दुबे भारतीय समाजशास्त्री और साहित्यकारी हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में देखा भी गया है। विभिन्न प्रक्रियाओं में इनका नाम, सोसाइटी समाज की प्रक्रियाओं में इनका नाम देखा गया है। ज़्यादातर इनकी जो प्रक्रियाएं देखने को मिली है वो इंडियन विलेज में मिली है। तो आपसे परीक्षा में सवाल भी आता है इंडियन विलेज करके, तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट बनेगा सन 1987 का बनेगा, ठीक है, 1987 का। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में जिक्र किया है, और इंडियन सोसाइटी की जो प्रक्रिया होती है एस सी दुबे महोदय की ही, तो सन 1990 में बनता है। इंडियन चेंजिंग विलेज की बात करते हैं, ये इंडियन चेंजिंग विलेज की बात करते हैं ये, तो यहाँ पर सन 1958 में जिक्र करते हैं ये। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द कमर करके, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है, और इस प्रक्रिया को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा सन 1951 में। और हालांकि इन्होंने भारतीय इतिहास के महत्व को इस किताब में प्रकाशित किया है या उसके बारे में जिक्र किया है। तो जब भी कभी ज़्यादातर गांव वगैरह को रिलेट कराएं तो सीधा सीधा आप लोग इनका नाम बता सकते हैं। हालांकि श्याम चरण मुखर्जी के बारे में मॉडर्नाइजेशंस, जिसको आप आधुनिकीकरण कहते हो आप, एंड डेवलपमेंट पर भी जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया था। द सर्च एंड अल्टरनेटिव एक पैराडामिक्स कॉन्सेप्ट था, और उन्हीं प्रक्रिया में इन्होंने इसको जिक्र किया था सन 1988 में, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हैं इनके संबंध में एस सी दुबे महोदय के, इसके अभी आपको ध्यान रखना होगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक न्याय प्रणाली का एक घटक है? पुलिस, न्यायालय, सुधार या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 105, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है ना। आपराधिक न्याय प्रणाली का एक घटक क्या हो सकता है? घटक तो आपराधिक न्याय प्रणाली के पुलिस भी होगी, न्यायालय भी होगा, सुधार भी होगा। यस या नो? यस सर। सर सभी होंगे ना। करेक्ट जवाब यहाँ पर आपका। फिर अगला सवाल कहता है, केस वर्क सन 1917 में प्रकाशित की गई थी पहली पुस्तक, और उस किताब का नाम आपको बताना है। सर सोशल डायग्नोसिस, मैरी रिचमंड की। बिल्कुल सही जवाब, सोशल डायग्नोसिस। यहाँ पे 1900 अगर हम बात करते हैं तो 17 के दौरान इन्होंने जिक्र किया था, और नाम आता है मैरी रिचमंड महोदय का। उम्मीद है आप सभी लोग मैरी रिचमंड के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। मैंने कई बार आप लोगों को मैरी रिचमंड के बारे में बताया भी है। मैरी रिचमंड महोदय, अगर हम बात करें आप लोगों से, फीमेल है, मेल नहीं है, फीमेल है ये। और इनकी कई ऐसी पुस्तकें रही जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी फेमस रही हैं, है ना। बताइए सही गलत? जी सर। सही है। तो मैरी रिचमंड महोदय की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो कौन कौन सी किताबें रही हैं बता सकते हैं? किताबों के बारे में बता चुका हूं मैं, तो बता सकते हो आप लोग भाई। तो सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क, भाई सोशल केस वर्क की जनक तो है ही है वो। मैं किताब के बारे में पूछ रहा हूँ, 2-4 किताब के नाम बताइए, मैंने बताया है आप लोगों को। सर फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क। हाँ, ये आपने सही बताया। तो यहाँ अगर आपसे बात किया जाए, हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था मैरी, आप ध्यान रखिएगा, मैरी रिचमंड के बारे में, है ना। तो मैरी रिचमंड महोदय का 3 चीज़ें हैं, तीनों को आप ध्यान से सुनना है आप सभी लोगों को, जो परीक्षा में बहुत फेमस रहा है। एक तो नाम आप जान चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल डायग्नोसिस बोलते हैं। ये तो बात आपको पता है कि 1917 की है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे साथियों, व्हाट इज सोशल केस वर्क, बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी टू, अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन पर बात इन्होंने किया था सन 1922 में। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो नाम क्या आता है? फ्रेंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1899 फ्रेंडली विजिटर, फ्रेंडली
विजिटर करके, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, मैरी रिचमंड महोदय के द्वारा अमेरिकी सामाजिक कार्य के रूप में ही जाने गए हैं मैरी रिचमंड महोदय। इनका पूरा नाम मैरी एलन रिचमंड है, इनका पूरा नाम। व्यावसायिक समाज कार्य के नाम से ये जानी जाती है, व्यावसायिक समाज कार्य की जननी कही जाती हैं। व्यावसायिक समाज कार्य के अंतर्गत एक व्यक्तिक कार्य की स्थापना भी इन्हीं ने किया था। समाज कार्य की पहली विधि जो थी स्वयं इन एक केस वर्कर के रूप में इन्होंने ही, मैरी रिचमंड महोदय ने ही इसको किया था। और मैरी एलन रिचमंड ने एक उत्कृष्ट व्यावसायिक शिक्षक और सिद्धांतकारी थे। इन्होंने प्रत्यक्ष समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांतों का पहला व्यापक विवरण जो है तैयार भी किया था, ठीक है। तो जिसे आप पढ़ते भी हो ना कि अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन वाली प्रक्रिया, तो इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें दी गई थी, मैरी रिचमंड महोदय के द्वारा ही ये चीज़ें सामने आई थी हमारे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर रहेगा, बता दीजिए। जी सर। हाँ, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, ये अगर हम जिक्र करते हैं, ठीक है, पुस्तकों को लेकर, तो सामने आता है हमारे सामने कि इंट्रोडक्शन टू सोशल, अगर हम जिक्र करते हैं तो क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू सोशल केसवर्क का नाम है ना, इंट्रोडक्शन टू सोशल केसवर्क का नाम। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू सोशल केसवर्क का नाम में भी जिक्र मैरी रिचमंड महोदय का ही नाम आता है, ठीक है। इनका ही नाम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको बता दें, एक मैकलीन विद्वान भी थे, मैकलीन विद्वान भी थे, और ये भी सन 1922 वाली ही थी, जो मैं आपसे बता रहा था अभी इंट्रोडक्शन वाला, उसमें ये नाम देखने को मिलता है। और ये भी मैरी रिचमंड की, ये 1922 की कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। सोशल केस वर्क इन्हीं के द्वारा दिया गया, तो ये 1917 का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। सोशल ट्रीटमेंट, ये देखो बेसिकली क्या था, ये जब इन्होंने अध्ययन, निदान, उपचार वाली बात कर रहे थे, तो उसके दौरान एक प्रोसेस है ये ट्रीटमेंट वाला, ठीक है। तो आप ये मत कहिएगा कि ये इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा वाक्य समाज और राज्य शासन, सामाजिक संरचनाएं और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है? बड़ा आसान सा सवाल, आप जवाब भी बता सकते हो मुझे। राजनीतिक शास्त्र। सर सी बिल्कुल सही राजनीतिक शास्त्र। बिल्कुल सही जवाब, राजनीतिक समाजशास्त्र होगा, क्योंकि ये समाजशास्त्र की वह शाखा है जहां पर समाज और राज्य शासन और सामाजिक संरचना और राजनीतिक जो है संस्थाओं के बीच में अंतर संबंध का अध्ययन हो रहा हो। तो सिंपल सी बात है, वो सीधा सीधा रिलेट कराता है क्या, तो आप सीधा बता सकते हो राजनीति शास्त्र रिलेट कराता है। क्या कराता है? पॉलिटिकल सोशोलॉजी रिलेट कराता है। फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इकोनॉमिक सोशोलॉजी क्या होता है, जिसको आप कहते हो आर्थिक समाजशास्त्र। मैं एक लाइन बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बीच, आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बीच संबंधों का अध्ययन करता है और उनकी बारीकियों पर अनुसंधान करता है, वही कहलाता है आर्थिक समाजशास्त्र, वही कहलाता है आर्थिक समाजशास्त्र। फिर आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन इकोलॉजी क्या कहलाता है, जिसको मानव परिस्थितिकी कहते हो आप। इसको भी ध्यान सुन लीजिए। एक अंतर विषयक विज्ञान है जो मनुष्य और मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रय संबंधों का अध्ययन करता है। यानी मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रित्व परस्पर हो, उन परस्पर संबंधों का अध्ययन करे, तो उसे क्या बोलोगे? मानव परिस्थितिकी विज्ञान कहोगे। यस या नो? यस। हाँ, यस। अगर हम बात करते हैं मेडिकल सोशोलॉजी को, जिसको आप लोग कहते हो चिकित्सा समाजशास्त्र, तो बेसिकली जब चिकित्सा संगठनों और संस्थाओं का समाजशास्त्री विश्लेषण हो, किसका? चिकित्सा संगठन और संसाधनों का या संस्थानों का समाजशास्त्री विश्लेषण हो, तो उसे क्या कहेंगे? चिकित्सा समाज विज्ञान कहेंगे या मेडिकल सोशोलॉजी कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेडिकल समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक यह समझा जाता है या समझा गया है कि सामाजिक वातावरण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, वही कहलाती है चिकित्सा समाजशास्त्र, है ना। सामाजिक वातावरण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, तो वो सीधा सीधा आ जाता है मेडिकल सोशोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, अपराध का
वैज्ञानिक अध्ययन और क्यों लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं, इसका अध्ययन डैश कहलाता है? जरा जवाब बताइए। सर अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र सर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। यहाँ क्रिमिनोलॉजी जो आपने जवाब मुझे बताया है अपराध के बारे में या अपराध शास्त्र के बारे में, वो बेसिकली ये दर्शाता है। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, सिंपल सी बात है, यह ऐसी क्रिया या क्रिया में त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, अपराध शास्त्र। तो अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन और क्यों लोग अपराधी प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं, इसका अध्ययन हम अपराध शास्त्र में पढ़ेंगे। हम कहाँ पढ़ेंगे? अपराध शास्त्र में पढ़ेंगे। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि विक्टिमोलॉजी क्या होता है, जिसको आप बोलते हो क्या? पीड़ित शास्त्र। ये नहीं बोलते हो? बताइए। बिल्कुल। जी इससे इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ित विज्ञान बेसिकली क्या होता है। अभी देखो आपका टॉपिक रह गया, मैंने आज आपको सिलेबस दिखाया है ना, पीड़ित विज्ञान रह गया है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो सुन लीजिए, यहाँ पे बेसिकली यह पीड़ितों पर अपराध के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की जांच होती है। ये पीड़ितों और अपराधियों और न्याय प्रणाली और सुधार अधिकारियों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है ना। तो पीड़ितों और अपराधियों, न्याय प्रणाली और सुधार अधिकारियों के मध्य जब संबंधों का अध्ययन करोगे ना, उसी को बोलते हैं पीड़ित शास्त्र। उसको क्या बोलते हैं? पीड़ित शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक शब्द आता है क्राइम, जिसको हम लोग बोलते हैं अपराध अभ्यास, क्राइम प्रैक्टिस कहते हो आप लोग, है ना। क्राइम प्रैक्टिस सिंपल सी बात है, यानी क्राइम आप सबको मालूम है कि एक जानबूझकर किया गया कार्य होता है जो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाए, संपत्ति की हानि के कारण बनता है, कानून के विरुद्ध का कार्य कर रहा है, तो उसको बराबर वाली प्रक्रिया में बराबर कंटिन्यू करते रहो, तो वह अपराध शास्त्र या अपराध जो है अभ्यास का पार्ट बन जाता है। और एक आता है आपका क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनल थ्योरी। क्या आती है? क्रिमिनल थ्योरी। और क्रिमिनल थ्योरी को हम लोग बोलते हैं अपराध के सिद्धांत। और अपराध के सिद्धांत हालांकि कई हैं, अपराध के बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने सिद्धांत को बताया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस रहे हैं वह नाम आपको बताना है। तो एक अगर हम बात करें, सिजारे महोदय हैं, ठीक है, तो उनका नाम हमें देखने को मिलता है, आएगा इस क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उनका नाम भी आएगा अपराध शास्त्र के अंतर्गत उस सिद्धांत में। तो यहाँ पे अगर हम जिक्र करते हैं तो अपराध शास्त्र केवल एक डेफिनेशन के बारे में पूछा है, तो मैं आपको डेफिनेशन के बारे में ही आप लोगों को बताना उचित समझूंगा। तो सिद्धांत बेसिकली क्या होता है? जैसे सामाजिक नियंत्रण करने की प्रक्रिया उसमें दी जाती है, समाज में शक्तिहीन लोगों को रूढ़िवादी जो अवधारणाएं हैं उसको समाप्त करने की बात की जाती है। तो उसी प्रक्रिया में जो है थ्योरी ऑफ क्राइम को हम जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपराध के सिद्धांत, है ना, अपराध के सिद्धांत। जो सिजारे लम्ब्रोसो थे वो बेसिकली उनका जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत आता है, सिद्धांत के अंतर्गत। तो सिजारे के बारे में आप पढ़ेंगे, अपराध शास्त्र के चिकित्सक भी थे इटली के, ठीक है, और सकारात्मक अपराध विज्ञान विद्यालय की स्थापना भी इन्होंने किया है। अपराध शास्त्र के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, सिजारे लम्ब्रोसो का, ठीक है, लम्ब्रोसो का। तो इस प्रश्न का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका अपराध शास्त्र होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 109, डैश संवेदी अंगों पर्यवेक्षण और स्मृति विचारों और व्यवस्थित करने और जो है समस्याओं को हल ढूंढने के द्वारा अनुभव की सहायता से होता है। तो ये बताइए, समाज विज्ञान, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, बताइए कौन सा विकास? संज्ञानात्मक विकास सर। बिल्कुल 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 सही जवाब यहाँ पे आप चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास बोल दिए हैं, तो ये जानते हैं किसका है? जीन पियाजे का है। किसका है? जीन प्याजे का। जीन पियाजे का है। जीन पियाजे ने, आप बता सकते हो मुझे, क्या जीन पियाजे की कौन कौन सी अवस्था थी? संज्ञानात्मक सिद्धांत में जीन पियाजे ने किन किन चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, जहाँ संज्ञानात्मक संरचना के तात्पर्य बालक को मानसिक संगठन के रूप में रिप्रेजेंट किया था? क्या बता सकते हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में प्लीज? सर मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। बस दो ही? क्रम में नहीं बताते हो आप लोग, ऊट पटांग बताना शुरू कर देते हो। एक आता है सेंसरी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो?
संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी संक्रियात्मक। हाँ, संवेदी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। एक आता है आपका प्री पूरी ऑपरेशनल अवस्था, हाँ जिसको प्री आप कहते हो पूर्व पूर्व सक्रियात्मक सक्रियात्मक अवस्था। एक बताते हो आप मूर्त ठोस, संक्रियात्मक अवस्था। जिसको आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताते हो। और एक अनौपचारिक होता है जिसको आप अमूर्त भी कह सकते हो। संक्रियात्मक अवस्था 4 अवस्थाएं थी जीन पियाजे ने बताया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जीन पियाजे महोदय के बारे में, ठीक है। और मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है कि नहीं, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा। सामाजिक विकास में लियोबाइगोत्स्की का नाम आता है, और नैतिक विकास में लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आता है। भावनात्मक विकास भी रिलेट कराता है संज्ञानात्मक को, तो इसलिए आप यहाँ पे रिलेट करा सकते हो कि ये भी जीन पियाजे की कॉन्सेप्ट को टच करता है, ठीक है। तो ये आपको भी चीज़ें ध्यान रखना होगा इसके संबंध में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। थोड़ा सा मैंने हर एक प्रश्नों पर कई तथ्य बताने लगा, इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि DSSB का पेपर है तो मैं चाहता हूँ कि एक भी ऑप्शन को आप लोग छोड़े ना। ज़्यादा 2 ही पेपर हैं इसके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप 400 क्वेश्चन जो है इंटू 4 कर लो, है ना। तो इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए। सर 400 नहीं 300। 300 क्यों? सर 300 ही तो होगा। अच्छा सर ने, अरे नहीं सर ने 200 क्वेश्चन का मेन पेपर का बोला है सर सिर्फ। हाँ वही तो सर ने मैंने मेन 200 पेपर अपना सब्जेक्ट का बोला है। हाँ 200। ओके सॉरी सर, इसमें कितने कितने नंबर लाने जरूरी हैं 200 में से? 200 में से तो अगर जितने देखो नंबर ले हुए उतने अच्छी बात है। ये कोई कंपलसरी कट ऑफ थोड़ी ना अभी बता दिया जाएगा, अभी कोई निर्धारित ही नहीं होता है कट ऑफ, है ना। कट ऑफ पे वो निर्धारित होता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि टोटल 300 में से अगर 200 में हैं आप, 200 प्लस में हैं या 200 के इर्द गिर्द हैं, तो आप पक्का बता रहे हैं कि आप सिलेक्शन के लिए तैयार रहिए, सब कुछ होगा। सर इतनी हाई जाने वाली है कट ऑफ? पिछली बार तो 135 ही थी सर। सिलेक्शन है, जी, ज़्यादा क्योंकि वैकेंसी है वैकेंसी नहीं। कम नहीं है। हाँ, ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, और लोग और इससे क्या होगा कि सभी लोग चाहते हैं भाई कि जॉब मिले, तो भाई पेपर भी टफ होगा और भी होगा, इजी आएगा तो इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा टफ थोड़ी रहेगा। ये पिछला सवाल है, ऐसे ही बनाए जाएंगे, कोई अलग से नहीं वहाँ पे सिलेक्शन हो गया होगा, और ऐसा होगा भी नहीं। मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे ही आते हैं सवाल, तो सिलेक्शन हाई जाएगा भाई, कट ऑफ हाई जा सकती है। तो आप तैयार रहो ना, आप पहली बात हाई लेके चलो, क्या जरूरत है आपको, बस पास करना है, ये करना हुआ है, आप हाई मान के। सर 1 क्वेश्चन, टॉपिक तो जब पढ़ते हैं आप समझाते हैं समझ जाते हैं, फिर अब हम अपने रिवाइज करते हैं हो जाते हैं, बट आप जब कराते हैं हम पे बोला नहीं जाता, बाद में याद आ जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ, पढ़ के याद नहीं, करके भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, ये सभी के साथ ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब मैं जिस तरीके से सभी प्रश्नों पर आप लोगों को पूरी थ्योरी बता रहा हूँ ना, अब यहाँ आपको रिकॉल आ रही होगी, सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। इसी तरीके से सारे प्रश्न करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, वो चीज़ें हमें याद आएंगी। जब वो चीज़ें याद आएंगी तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप और एक्टिव हो जाओगे। ओके सर। का भाव यही है, बस अब तक आप निश्चिंत रहो, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, सारी चीज़ें। अभी बहुत पेपर करोगे आप, जैसे ही आपके ये समाप्त हो जाएगा, 3-4 दिन की क्लास है, तो उसके बाद तो आपको केवल क्वेश्चन पेपर करना है ना। ये पेपर समाप्त होगा तो आप DSSB उसका मेडिकल सोशल वर्क करेंगे। अभी सोशल वर्क का पेपर और भी हमारे पास है, फिर UGC का भी है, समाजशास्त्र का तो अपने में चलेगा ही चलेगा। शाम दोपहर की वो भी क्लासेस दोपहर वाली मिलेगी आपको, प्रैक्टिस वाली, तो आप निश्चिंत। सर अगर क्वेश्चन पेपर आप अगर दोपहर में भी कराते हो ना, तो उसमें भी हमें लिंक दे दिया करो, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। करवाते हैं तो उसमें मैं देता भी हूँ, और जब मैं करवाता हूँ। नहीं सर आज नहीं आया था। हाँ, तो आज क्वेश्चन पेपर था भी नहीं, आज हमने करवाया भी नहीं था बच्चों को, आज क्लास थी भी नहीं। तो पेपर जब मैं करवाऊंगा तो मैं भेजूंगा ना, उनका थ्योरी भी चलाता हूँ मैं, उनकी थ्योरी भी जिस दिन तो थ्योरी चल रही होगी उनकी यूनिट। सर 7 बजे वाली क्लास भेज देना ग्रुप में, DSSB वाले हाँ, में। सारे भेजूंगा सारे, ठीक है, चलो। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सभी लोगों से।